हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे रोटेशनल डायनेमिक्स में जो रोटेशनल मोशन के PYQs हैं वो हम लोग करेंगे। सर्कुलर मोशन पार्ट से रिलेटेड जो भी PYQs हैं वो ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं मैंने, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग हमारे रोटेशनल डायनेमिक्स में जो रोटेशनल मोशन वाला पार्ट है उसके PYQs करते हैं। आइए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम है आमिर सर इंस्टीट्यूट। आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा ऐप पर, तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, मैंने ऑलरेडी MCQs प्रोवाइड किए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और ये जो मैं आपको PYQs कराने जा रहा हूँ ये बिल्कुल डिटेल्ड PYQs होंगे। प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको मैं, कुछ भी उड़ाऊंगा नहीं। जो जहाँ पर थ्योरी आपको एक्स्ट्रा लगेगी वो एक्स्ट्रा थ्योरी भी आपको मैं बता दूंगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको पूरा रिविजन हो जाएगा। और जो CET और नीट के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लगता है वो भी मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहला सवाल जो है 2004 में पूछा गया था MST CET। तो MST CET 2004 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या है? अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट 600 RPM. If the frequency of rotation changes from 600 RPM to 300 RPM, then what is the work done? ठीक, समझो ज़रा। एक डिस्क आपके पास है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखिए, एक डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आपको दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। और आपको बोलता है कि इनिशियल जो उसकी फ्रीक्वेंसी है 600 RPM दी गई। तो इनिशियल NI मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 600 RPM। इसको RPS में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 10 RPS हो जाएगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज हो जाती है 600 से 300 पे। मतलब अब 2 बोला है ना, मतलब फाइनल। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? 2 वर्ड आया है, मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना होगी? 300 RPM डिवाइड बाय 60 करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 6 1 6 5 यानी क्या होगा? 5 RPS होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बोलता है व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन निकाल करके बताइए। वर्क डन कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि ये डिस्क है और एक्सेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे? सिनॉप्सिस जब मैं आपको दे रहा था, इसलिए सिनॉप्सिस देखना ज़रूरी है। सिनॉप्सिस जब मैं आपको दे रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। यही होता है वर्क डन। ये आपको CET जो है, CET में आपके कॉन्सेप्ट अगर इन डेप्थ तक अगर क्लियर नहीं है तब भी चल जाता है। आपको फॉर्मूलेस पे महारत है, आपकी स्पीड अच्छी है, CET हो गया आपका। CET कंसेप्ट का गेम नहीं है, CET स्पीड का गेम है। आपकी स्पीड अच्छी है, फॉर्मूलेस पे थोड़ी बहुत ग्रिप है, कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है, आप क्रैक कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, नहीं पता तो एटलीस्ट याद रखना है। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? बॉडी रोटेट कर रही है तो लीनियर तो होगी नहीं, कौन सी होगी? एंगल, ये आपकी क्या कहते हैं उसको? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंगुलर कह लो, रोटेशनल कह लो। ये क्या होगा? हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर वर्क डन क्या बनेगा बच्चों? वर्क डन बनेगा हाफ आई कॉमन, और ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है ना। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2πn। क्या होता है? 2πn, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ आई, ये हो जाएगा क्या? 2πn फाइनल द होल स्क्वायर माइनस 2πn इनिशियल द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? हर एक स्टेप डिटेल में बता रहा हूँ मैं। है क्वेश्चन कुछ सेकंड्स का, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन मुझे एक एक स्टेप समझाना है, इस वजह से एक एक क्वेश्चन को हो सकता है 5 से 10 मिनट भी लगे, क्योंकि मुझे समझाना है आपको, सॉल्व नहीं करना है सिर्फ मुझे, ठीक है। चलो भाई, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ आई। अब यहाँ से 2π द होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? वो बचेगा 4π स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। अब जो है आप लोग ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर डिराइव करके दिया है, आप डायरेक्टली याद कर लेंगे इसको।
जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे, हाफ आई 4 पाई स्क्वायर इंटू एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर, डायरेक्ट यूज़ करना है इसको, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा क्या, हाफ इंटू आई कितना है बच्चों, आई अपने पास है 9.8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन फाइनल का स्क्वायर, फाइनल कितना है 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर। समझ में आ गया, इनिशियल तो 10 है, तो पाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा हो गया, तो बच क्या गया देखो, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा वर्क डन, लेकिन उससे अपने को क्या लेना देना है, रिटार्डेशन हो रहा है इस वजह से नेगेटिव आएगा, तो उसको मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 25 माइनस 100 होगा तो 75 बचेगा वो, तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 75 हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 75 इंटू 2 इज 150 इंटू 9.8 हो जाएगा, यानी इसका एक डेसिमल ये देखो ये 10 है ना, 150 इंटू 15 इंटू 10 विल भी 150, ये 10 वहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 15 इंटू 98, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 98 इंटू 15 करेंगे तो क्या होगा, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45 यानी 49 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, बचेगा क्या बताओ ज़रा, ये हो जाएगा 0, 9 9 18 होता है यानी 17 होगा ये, और 9 5 कितना हो जाएगा 14, 1470, 1470 के आसपास कोई आंसर है, 1470 क्या, 1467, एक ही आंसर ए दिख रहा है मुझे, तो 1470 के सबसे नज़दीक आंसर कौन सा है, 1467, यानी ए ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। क्लियर हो गया। अब जो है आगे के जो सवाल आएंगे उसमें डायरेक्ट यूज़ करूँगा ये सब, आपको ये अपने फॉर्मूले लिस्ट में जो सिनॉप्सिस आपने लिखी है उसमें इसको ऐड कर लीजिए, समझ आया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CET 2005 का। तो MST CET 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट इफ इट डबल द टाइम पीरियड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज। क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट कर दो, आई जो है वो क्या है कांस्टेंट है, और क्या कर दो, और बोलता है टाइम पीरियड को डबल कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा। एकदम ही हलवा सवाल, ठीक है ना। मैं पहले से क्या आपसे हमेशा एक बार कहता हूँ कि CET इंडिया का सबसे ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है, घबराने का नहीं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जेई में कंसेप्ट लगेगा, वहाँ पे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मेंस एडवांस दोनों, ठीक है ना। नीट में थोड़ा बहुत लेवल का, लेकिन CET में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आपको नॉलेज नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी है तब भी आप क्रैक कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला अगर पता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, तो आई तो कांस्टेंट है तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, ये तो पता होगा। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ऐसे रिलेट कर लो, एज एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड को डबल कर देंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अरे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको 2 गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल है, इसमें कुछ सॉल्व करना है क्या है, तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, बिकम्स हाफ बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलिए, तो दूसरा सवाल भी हम लोग ने कर लिया जो 2005 में पूछा गया था, ठीक है। अब जो है 2005 में ही एक और सवाल आया, 2005 में MST CET, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस which is tangent and parallel to the plane, parallel to its plane is I, then the moment of inertia of the disk about a tangent but perpendicular to its plane will be। अब इसको समझना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक आपके पास डिस्क है, क्या बच्चों आपके पास डिस्क है, डिस्क का ये जो है ना टेंजेंट है लेकिन इन इट्स प्लेन है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है वो आई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, ये टेंजेंट के अबाउट। ये टेंजेंट कौन सा है, ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। ये रिंग वाले केसेस मैंने आपको बताए थे वैसे ये बिल्कुल। तो आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है कि ये आई टेंजेंट निकाल करके बताओ, यानी परपेंडिकुलर वाला। इसको ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या लिखते हैं, पैरेलल लिखते हैं, पैरेलल टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है ना। और आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन पहले देखा करो फिजिक्स के पेपर में, ठीक है ना। चलो भाई, ऑप्शन के हिसाब से फिर आंसर लाना होता है। कितनी बार ऐसा होगा आपका आंसर सही होगा लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा होगा, फिर उसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 5i/6
ये है 3i/2 और डी ऑप्शन इसका है 6i/5। ठीक है ना। चलो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब क्या, आपको प्रायर कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको मैंने सिनॉप्सिस में बताया था कि अगर डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क के सेंटर वाले एक्सेस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। मैंने आपसे कहा था रिंग का डायमीटर वाला और डिस्क का सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। अब क्या, अब कैसे निकालेंगे, सेम वही रिंग वाला केस। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। रिंग वाले केस में अपन ने क्या किया था, अपन ने सबसे पहले यहाँ पर डायमीटर वाला निकाला, डायमीटर से टेंजेंट वाला निकाला, टेंजेंट से क्या निकाला, परपेंडिकुलर वाला निकाला। वैसे ही मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें डिटेल में ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, आई पैरेलल निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सबसे पहले ये ऐसा है, ये मैं जानता हूँ। ये कौन सा है, ये आई सेंटर वाला है। अब ये जो होगा, सिनॉप्सिस नहीं देखी हो तो जा करके देखो, ये क्या है, ये दोनों डायमीटर वाले हैं, ये डायमीटर वाले एक्सेस हैं। अगर डायमीटर वाले एक्सेस हैं तो आप लोग, और ये पतली सी डिस्क अपन ने मानी है, तो आईसी क्या होगा, आईसी होगा आईडी प्लस, ये हो जाएगा आईडी, बता चुका हूँ मैं। आईजेड क्या होगा, आईएक्स प्लस आईवाई। क्या लगाया मैंने, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा दिया कि ये वाला जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सेस होता है उसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बाकी जो एक्सेस दो उसके प्लेन में आ रहे हो आपस में परपेंडिकुलर है, उन दोनों का सम कर दो तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देयरफॉर आईसी क्या होगा, आईसी होगा 2ID। तो देयरफॉर आईडी क्या होगा, आईडी होगा IC डिवाइडेड बाई 2। IC क्या है, IC है mr²/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी देयरफॉर ID क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 4। ये ID आ गया, समझ में आ गया। डायमीटर वाला अपने को मिल गया। तो डायमीटर वाला मतलब ये अपना डायमीटर वाला, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो डायमीटर वाला एक्सेस के अबाउट अपने को क्या मिल गया, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। क्या मिला डायमीटर वाला, डायमीटर वाला आपको मिला mr²/4। अब ये दोनों देखो आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल वाला और ये डायमीटर वाला, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये r है। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, आई पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा, आई डायमीटर प्लस क्या हो जाएगा mr²। क्या लगाया मैंने, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दिया। ठीक है ना। आई डायमीटर कितना आया, वो आया mr²/4 प्लस क्या हो जाएगा, ये mr²। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 5/4 mr²। 4 यहाँ पर जाएगा तो 4 + 1 5। तो आई पैरेलल अपने को मिल गया। क्या मिला, आई पैरेलल 5/4 mr² मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, आई परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो आई परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। देखिए ये अगर आपके डिस्क है और ये अगर सेंटर वाला एक्सिस है और इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता हूँ, ये क्या है, mr²/2 है। तो टेंजेंट वाला निकालने में क्या ही बड़ी बात है ना, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर टेंजेंट, दोनों आपस में पैरेलल है, डिस्टेंस कितना r है। तो बताइए क्या होगा, आई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या होगा, हो जाएगा आई सेंटर मतलब mr²/4 प्लस क्या हो जाएगा mr²। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास mr²/2 सॉरी mr²/2, 4 लिख दिया मैंने, mr²/2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 mr²। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर वाला 3/2 mr²। अब समझिए आई के टर्म्स में आंसर निकालना है तो ये आई है, ये आई अपने पास है। आई क्या है, 5/4 mr²। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये करता हूँ। अब क्या होगा, 5/4 लेने का है, mr² लेने का है। ये दोनों चीज़ें ले लिया। ये 5/4 mr² क्या होता है, आई होता है, तो उसकी जगह आई लिख दिया। अब बचेगा क्या, बचा अपने पास 3/2 और बचा अपने पास 4/5। 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा। तो 6i/5 इसका आंसर है। समझा। ये इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है। आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप धड़ाधड़ निकाल लोगे सवाल को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको निकालना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने बता दिया है। मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने डायमीटर वाले से क्या किया, पैरेलल वाला निकाला, फिर पैरेलल वाले को बोला कि ये आई है और उससे फिर मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर वाला निकाला और उसको फिर आई के टर्म्स में अरेंज किया। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है आमिर शेख 1888। ठीक है, चलिए आइए। तो इसके बाद जो है बच्चों, इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, ये कौन सा है, 2006 का है, पहले बता दूं 2006 का सवाल है ये। कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर
about an axis passing through its center of gravity is 2/5 mr square. Its radius of gyration about a parallel axis at a distance of 2r from first axis is. क्या कहता है, एक सॉलिड स्फीयर अपने पास है, देखिए सवाल समझा रहा हूँ मैं, एक सॉलिड स्फीयर अपने पास है और इसका ये वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना बोला है, वो बोला है 2/5 mr स्क्वायर. बहुत अच्छा है कि वैसे सीधा आपको दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये डिस्टेंस कितना है, ये तो r है. अब इसी से 2r डिस्टेंस पर, एक्सिस से 2r डिस्टेंस पर एक और एक्सिस है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2r. तो ये एक्सिस के अबाउट इसको घुमाने पर इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा. रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, k = i/m. तो स्क्वायरिंग कर दो, k स्क्वायर क्या होगा i/m, यानी कि i क्या होगा, i हो जाएगा mk स्क्वायर. ये अपने पास क्या हो गया, i हो गया. समझ में आता है, क्लियर हो गया. तो इस तरीके से अपने पास ये है. अब जो है हमको क्या निकालना है, ये एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई, इसको आई डैश बोल देता हूँ मैं, तो आई डैश क्या होगा बताओ, सेंटर से पास होने वाला प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है 2r, तो 2r द होल स्क्वायर. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया मैंने. आई से कितना है, ये है 2/5 mr स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 4mr स्क्वायर. क्लियर हो गया. अब बताइए आगे कहानी क्या होगी, 5 फोजा कितना होगा 20 होगा, यानी 22 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. तो ये आई डैश मिल गया. अब आई डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई डैश को लिख सकता हूँ mk स्क्वायर. तो mk स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mk स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. m और m कैंसिल हो गया, तो k क्या होगा √22/5 और ये हो जाएगा r. ये आ गया रेडियस ऑफ जायरेशन. समझा, क्लियर हो गया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रेडियस ऑफ जायरेशन ऐसे निकाला जा सकता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह लिखेंगे mk स्क्वायर. क्लियर हो गया. तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया. अब जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है. अब 2007 का सवाल, 2007 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5. देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क. अब इस सवाल को समझना पड़ेगा. पहले तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बोलना क्या चाह रहा है, आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है कैपिटल R. डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R. ठीक है ना. अब जो है आपको बोलता है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डिस्क विच इज़ टचिंग इज डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क. उसके डायमीटर को टच कर रहा है वो. अब समझिएगा, देखिए सीकेंड जो होता है वो कट करता है ऑब्जेक्ट को, है ना, सर्कल को कट करता है. टेंजेंट जो होता है वो टच करता है, यानी जब टचिंग वर्ड आ गया है इसका मतलब टेंजेंट की बात कर रहा है. वो भी कैसा टेंजेंट, नॉर्मल टू इट्स प्लेन की बात कर रहा है. तो अगर ये डिस्क है, तो ये ऐसा कुछ टेंजेंट की बात कर रहा है. समझ आया, क्लियर हो गया. तो ये टेंजेंट की वो बात कर रहा है, और ये टेंजेंट का आपको क्या है, आपको जो है ये बोला है कि इसके अबाउट आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके देना है. अभी निकाल करके आपको दिया मैंने, कितना होता है वो 3/2 mr स्क्वायर. अभी बताया ना कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में. देखो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही उसी टाइप का थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वही तो सवाल पूछा है कि डिस्क का आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. वही आप लगा सकते हो. आईसी आप लोग जानते हो कितना होता है mr²/2. तो mr²/2 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू r स्क्वायर. तो 3/2 mr स्क्वायर ये इसका टेंजेंट के अबाउट आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, इसका ऑप्शन सी बनेगा. आपको समझा, क्लियर हो गया. तो ये इसका आंसर है, वो आपको मैंने बता दिया. अब जो है 6th क्वेश्चन पे चलते हैं. 6th क्वेश्चन क्या है, 2008 में पूछा गया है सीईटी में, वो मैं आपको करा देता हूँ अभी. 2 स्फीयर्स ऑफ इक्वल मासेस, वन ऑफ विच थिन स्फेरिकल शेल. यहाँ पर थिन स्फेरिकल शेल का मतलब जो लिया गया है वो हॉलो स्फीयर है, यही मतलब लिया गया है. आंसर उसी के हिसाब से बनेगा. ठीक है, हॉलो स्फीयर एंड अदर अ सॉलिड हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिस्पेक्टिव डायमीटर्स, द रेशियो ऑफ द रेडाई विल बी. दो बोलता है आपको कि 2 स्फीयर्स है, दोनों का मास इक्वल है. उसके बाद बोलता है एक थिन स्फेरिकल शेल है, मतलब एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है उनके डायमीटर के अबाउट, तो उनके रेडियस का रेशियो निकाल करके बताइए.
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। कैसे? यहाँ पर 6 क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और एक आपके पास हॉलो स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है 2/5 mr² अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस। और हॉलो स्फीयर का क्या होता है, I1 I2 बोल देते हैं। हॉलो स्फीयर का क्या होता है बताइए, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², ये होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए भी, तो अब कैसे करेंगे, अब रेशियो कैसे लेना है, पहले हॉलो को रखना है कि पहले सॉलिड को रखना है। तो क्वेश्चन में सीक्वेंस क्या है, क्वेश्चन में पहले हॉलो की बात किया है, तो पहले आपको हॉलो को रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आपको ये बोल दिया गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के क्या है, इक्वल है। तो I2 इज इक्वल्स टू क्या है, I1। I2 क्या हो जाएगा 2/5, ये क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2/3 R2 का स्क्वायर, और 2/5 mr1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा बताइए, R2/R1 द होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, सॉरी 3/5, ठीक है ना। तो 3/5 आ गया ये। अब R2 मतलब क्या है, ये हॉलो है, R2 मतलब हॉलो है, और ये क्या है, ये आपका सॉलिड है। समझ में आ गया, ये R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो वही R2 मतलब क्या है, ये हॉलो को पहले रखा है मैंने, और ये सॉलिड को बाद में रखा है। सीक्वेंस ही ऐसा दिया है, तो मुझे पहले हॉलो को रखना पड़ेगा, बाद में सॉलिड को, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले क्या दिया हुआ है, हॉलो दिया हुआ है, बाद में सॉलिड, यानी √3/5। हाँ, तो सी ऑप्शन बनेगा √3/5। इस तरीके से सॉल्व करना है। सीक्वेंस का कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया आपको मैंने कि रेशियो में पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, ठीक है। चलिए आइए, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद 7th क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 2009 में पूछा गया CET में ये, ठीक है ना। ऐसे सवालों में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, इसी वजह से जो प्रिपरेशन का एज है ना, वो एक लेवल अप रखता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे सवाल आप फिर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं तो नहीं कर पाएंगे, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, महाराष्ट्र का पहला चैनल बनेगा जो डेडिकेटेड महाराष्ट्र के बच्चों को महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक को लेकर के JEE नीट और CET की तैयारी कराएगा। इंशाल्लाह कराऊंगा मैं आप लोग को बहुत जल्दी। पहला चैनल बनेगा हमारा महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, जो महाराष्ट्र के बच्चों को खासकर क्या करेगा, पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर का सीक्वेंस होगा, जो हम लोग चैप्टर का सीक्वेंस लेके पढ़ाने का, वो महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक के होंगे। और बिल्कुल हम लोग JEE नीट और CET की तैयारी करेंगे। जो कमिंग बैच होगा 11th का, उसको मैं पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ अब इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों का लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। चलो, from a disk of radius capital R, a concentric circular portion of radius small r is cut out so as to leave an annular disk of mass capital M. The moment of inertia of this annular disk about an axis perpendicular to its plane and passing through its center of gravity is. कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो आप एक डिस्क लीजिए, ये आपके पास एक डिस्क है, ये पूरी डिस्क है, और इसका रेडियस क्या है बच्चों, इसका रेडियस है कैपिटल R, कैपिटल R का रेडियस है, ठीक है। अब ये डिस्क में से क्या करते हैं, ये डिस्क में से एक पोर्शन को काट देते हैं, स्मॉल r रेडियस के पोर्शन को। अब इसे डॉटेड बताता हूँ आपको समझाने के लिए मैं, कि इतने पोर्शन को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस स्मॉल r है, तो ये स्मॉल r के रेडियस के पोर्शन को क्या कर दिया, काट दिया गया। तो अब ये कैसे बन गया, अब ये ऐसे बन गया, ऐसा है, और इसमें इतने पोर्शन को काट दिया गया है। इसका रेडियस तो कैपिटल R है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, सिर्फ इतना पोर्शन रह गया। अभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आपको बोलता है कि अब ये पोर्शन का, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएंगे ना, ये एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ, जो रिमेनिंग रीजन है। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, कैसे निकालेंगे भाई, समझते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को एक लॉजिक समझना पड़ेगा। और हर एक का मास बता दूं मैं, इसका मास कुछ अपन m' बोलते हैं, ये पूरे का मास क्या है, m'। इसका मास क्या है, स्मॉल m, और ये जो बचा है ना, इसका मास m है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो पूरे का मास अपन ने क्या माना है, m' माना है, जब कट नहीं हुआ था, ठीक है ना। इसको हटा दूँ मैं, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब कट नहीं हुआ है, उसका मास m' है। जब जो कट पोर्शन है उसका मास क्या है, m है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास क्या है, कैपिटल M है, ये स्मॉल m, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है,
तो आप क्या कर दो, पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यही तो लॉजिक है ना। तो ये लॉजिक क्या है इसमें कि अगर आप आई नेट निकालना चाहते हैं तो आप आई डिस्क में से क्या करेंगे बताइए, आई डिस्क में से आप माइनस कर देंगे माइनस आई कट पोर्शन, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट पोर्शन। समझे, ये लॉजिक है। अब आई डिस्क क्या है, ये एक्सेस के अबाउट आई डिस्क क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या है वो मैं जानता हूँ। वो क्या होता है, एम डैश आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। कितनी मर्तबा डिस्क के सवाल आ रहे हैं, डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया, ठीक है। चलो भाई माइनस, उसके बाद आई कट पोर्शन, आई कट पोर्शन का निकालना है। कट पोर्शन का कैसे निकालेंगे, हो जाएगा स्मॉल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। समझ आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्मॉल एम मास है, उसका आर उसका रेडियस है और डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया। तो ये आई नेट ऐसे निकलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो इसको अपन 1 दे देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद इसको ध्यान रखना है कि अपने को क्या करना है, इसको यूज़ करना है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं आपको डेंसिटी निकालने समझाता हूँ। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे डेंसिटी, एक्चुअली डेंसिटी निकालना नहीं है, डेंसिटी यूज़ करके मास निकालना है। सबकी डेंसिटी सेम ही होगी ना, अरे भाई सब एक ही डिस्क से तो है, ये यही डिस्क को काट करके ये और ये बनाया, तो डेंसिटी तो सेम ही होगी, थिकनेस भी सेम होगी। तो एक चीज़ मैं जानता हूँ कि डेंसिटी क्या है, सबकी सेम है, थिकनेस सबकी सेम है। तो सबसे पहले एम डैश निकालते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एम डैश अगर निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम 1 लिखना पड़ेगा। इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम 1। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम लिखने का तरीका है एरिया 1 इंटू थिकनेस। अरे एरिया इंटू थिकनेस ही तो वॉल्यूम होता है, ये तो इतना पता होना चाहिए आपको, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा रो इंटू एरिया। कैसे लिखेंगे, एरिया सर्कुलर है तो क्या होगा, पाई r1 का, r का स्क्वायर, r ही रेडियस दिया हुआ, r का स्क्वायर इंटू 2, तो एम डैश आपको मिल गया। पूरे डिस्क का मास आपने डेंसिटी टर्म्स में निकाल लिया। अब इसी तरीके से स्मॉल एम अगर निकालेंगे तो बताइए स्मॉल एम क्या होगा, होगा रो इंटू V2, फिर रो इंटू क्या होगा A2 इंटू T, फिर उसके बाद क्या होगा रो इंटू A2 क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा T, या आपका क्या हो जाएगा स्मॉल एम आ जाएगा, यह आ जाएगा स्मॉल एम। इसी तरीके से, ठीक है ना। इसी अब इसके बाद क्या बचेगा, कैपिटल एम निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, रो इंटू V3, रो इंटू A3 इंटू T। अब A3 कैसे निकालेंगे, पाए r स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर r नहीं है तो कट पोर्शन है, तो इसको कैसे निकालते हैं, एनुलर डिस्क बोलते हैं इसको। तो एनुलर डिस्क का कैसे निकालते हैं, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा अपने को। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं इसको, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल t। ये कैपिटल एम अपने को मिल गया, समझे, नज़र आ रहा है ना ये। हाँ, तो तीनों चीज़ें आपको मैंने निकाल करके दे दी हैं। तो अब क्या करना है अपने को, अब अपने को ये चीज़ें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। अब कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब मैं आपको ये रब करके देता हूँ, आइए इसको समझाता हूँ मैं आपको भी, आइए। तो देयरफॉर क्या हो गया, अब आई नेट मुझे निकालना है। आई नेट का फॉर्मूला क्या है, एम डैश कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एम डैश क्या मिला, एम डैश मिला रो पाई r स्क्वायर T इंटू ये क्या आ जाएगा R स्क्वायर, समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 माइनस स्मॉल एम क्या मिला, स्मॉल एम मिला अपने को रो पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू T इंटू ये वाला R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया इस तरीके से। अब क्या, अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक साथ 2 लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आ सकता है, रो पाई टी कॉमन आ सकता है, अंदर बच जाएगा r⁴ माइनस स्मॉल r⁴। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या कर सकता हूँ, रो पाई टी, ये जो आपके पास है r⁴ माइनस स्मॉल r⁴, उसको r स्क्वायर द होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2। क्या लगाया मैंने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। आई होप उतना आता होगा। कैसे लिखा है उसको, r स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a ही अपना क्या है r स्क्वायर है उसमें, तो वैसे लिखा उसको मैंने। अब समझिए, रो पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी, ये क्या होता है, ये जो चीज़ है तो कैपिटल M होता है, तो ये जाएगा कैपिटल M, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो ये हाफ M कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ये इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन बनता है, ये आपका ऑप्शन ए बनता है, ऑप्शन ए है ये। क्लियर, बहुत गर्मी हो रही है यार।
ठीक है, देखो 7 सवाल में आधा घंटा हो गया इतना समझाना पड़ता है तुम लोग को। चलो जो भी है भाई, एक्चुअली रमज़ान है ना, रोज़ा है भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा है। चलो आ जाओ, अब 8th क्वेश्चन कराता हूँ मैं। 8th क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास कैपिटल M and length कैपिटल L about an axis passing through a point midway between center and end। ये बहुत इजी सा सवाल है। ये क्या कहता है, आपके पास एक रॉड है और आपको क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m है, लेंथ l है, ये अपने को दे दिया गया है। मोमेंट ऑफ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर एंड, ये सेंटर है और ये एंड है। सेंटर और एंड के मिडवे वाले पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रहा है, इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। ये कोई भी पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो IP अगर निकालना है तो क्या होगा, IC प्लस MH² होगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये अगर टोटल L है तो ये L/2 होगा, ये उसका आधा क्या होगा, L/4 हो जाएगा। और IC क्या होता है, ये होता है ML²/12। आप लोगों को पता होना चाहिए, M इंटू ये क्या हो जाएगा, L/4 तो बताइए क्या होगा, ML²/12 प्लस क्या हो जाएगा, ML²/16। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ML²/4 को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 बच जाएगा। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, ML²/4 3 12 4 48, ये आंसर आएगा इसका। समझा, क्लियर हो गया। ये कौन से ईयर में है, ये 2009 में पूछा गया है, 2009 में था ये सवाल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद 9th क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोग को। मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूँ ना तो मुझे आधा अधूरा पढ़ा के जमता नहीं है, मुझे हर एक चीज़ डिटेल में समझानी रहती है। देखो ना, अभी 8 9 10 सवाल भी नहीं हुए और आधे घंटे के ऊपर निकल गया अभी। ठीक है, चलो भाई 9th क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग ड्रॉप इज I। एक बड़ा सा ड्रॉप है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। इफ़ 8 ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बिगर ड्रॉप्स, तो यहाँ से 8 ड्रॉपलेट्स बना दिए गए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट, ये स्मॉल ड्रॉपलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे आप बताइए, कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक पार्टिकल मान लो उसको, इसका मास स्मॉल m मान लो, इसका रेडियस स्मॉल r मान लो। कोई भी पार्टिकल हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं mr² के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसे लिखेंगे आप। लेकिन सवाल ये है कि जो आपका ऑप्शन है ना वो I के टर्म्स में, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप निकालेंगे वो I के टर्म्स में निकालेंगे। ये आप लोग I' बोल दो उसको, तो आपको ये कैपिटल I के टर्म्स में निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये तो मैं जानता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ mr², ये लिख सकता हूँ इसको मैं। समझ में आ गया, क्योंकि अगर एक ही इसको पार्टिकल मान लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं mr²। कल बताया था सिनॉप्सिस में, लास्ट टाइम बताया था कि एक पार्टिकल के लिए क्या लिख सकते हैं, mr² लिख सकते हो। तो एक पार्टिकल मान लिया तो mr² लिख दिया उसके लिए मैंने। अब ये भी तो ड्रॉपलेट है छोटा सा, लेकिन उसके लिए स्मॉल m इंटू स्मॉल r² लिखना पड़ेगा। ये दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका कैपिटल R है, इसका मास कैपिटल M है, उसका मास स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल r है। सवाल ये है कि ये स्मॉल m और स्मॉल r को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी है। ये जो मास है इसके 8 हिस्से हो गए, है ना। ये जो अपने पास एक ड्रॉप था उसके 8 हिस्से हो गए, यानी स्मॉल m जो होगा वो कैपिटल M/8 होगा। ये तो तय हो गया, समझ में आ गया। रेडियस का क्या करेंगे, रेडियस का क्या करने का है मैं आपको समझाता हूँ। रेडियस के लिए मैंने आपको फ्लूइड्स में ये चीज़ बताई थी, सरफेस टेंशन में, कि जब भी ये टूट करके ये बनेगा, ये जुड़ करके ये बनेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। समझ में आ गया, सरफेस एरिया बदलेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम में चेंज अगर नहीं आएगा तो उसके लिए अपने को क्या करनी है, अभी स्ट्रगल करना है और वॉल्यूम के बारे में चीज़ें अपने को निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉप। पहले भी बता चुका हूँ मैं। इसको स्फीयर अगर मानेंगे तो स्फीयर के लिए क्या होगा, 4/3 पाई r³ स्फेरिकल अगर वॉल्यूम उसका मान लिए तो 8 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r³। ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, तो कैपिटल R क्या मिलेगा, 2r मिलेगा। कैपिटल R क्या मिलेगा, 2r मिलेगा। तो स्मॉल r क्या मिला, r/2 मिला। तो m/8 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8, r/8 m/8 और ये क्या हो जाएगा r/2 द होल स्क्वायर। समझ में आता है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, हो जाएगा mr² डिवाइड बाय
8 4 जा 32, समझे। और mr² क्या होता है, वो तो i होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i डिवाइडेड बाय 32। इस तरीके से अपन ने इसको निकाला है, समझा, क्लियर हो गया। तो ये जो है अपन ने इस तरीके से इसको mr² लिखा। एक ड्रॉप का अगर मुझे निकालना है, छोटा सा ही ड्रॉप होता है, mr² इसका लिखा मैंने, और छोटे ड्रॉपलेट्स का भी वही फॉर्मूला लिखा मैंने, mr²। पार्टिकल कंसिडर करके किया गया है उसको, समझ में आ गया क्या कंसिडर किया है, पार्टिकल। और पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, mr² लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो 9th क्वेश्चन भी आपको करा दिया मैंने। ये कौन से ईयर में था, 9th क्वेश्चन जो है 2009 में था, 2009 में आया था ये भी सवाल, ठीक है, क्लियर हो गया। 2010 का सवाल मैं आपको बताता हूँ, 10 सवाल करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में कराता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। तो एक सेशन में 20 सवाल कराना चाह रहा था पूरे। आप समझते हैं कि पूरे में अगर एक सेशन में कराऊंगा तो 4-5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। चलो भाई, तो मैं 10th क्वेश्चन का भी करा देता हूँ आप लोगों को। ये 2009 में ये भी पूछा गया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू फ्रीली रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी आर आई ए एंड आई बी। एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, दूसरे का क्या है, आई बी है। उसके बाद बोलता है आई ए इज ग्रेटर देन आई बी। ये बोल दिया गया है कि आई ए जो है वो आई बी से क्या है, ज़्यादा है। एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल, दोनों के एंगुलर मोमेंटम क्या है, इक्वल है, एल ए इक्वल्स टू एल बी है। के बी आर द काइनेटिक एनर्जीज, के और के बी क्या है, काइनेटिक एनर्जीज है। तो अपने को बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताओ, समझाता हूँ मैं, समझो ज़रा। एल इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा, नहीं, आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास हाफ आई ओमेगा द होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आई। और आई ओमेगा क्या होता है, एल, तो ये हो जाएगा हाफ एल स्क्वायर बाय आई, यानी एल स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है ना। ये बोल दिया गया है कि ये काइनेटिक एनर्जी आई। अब बोल दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो, और टू भी कांस्टेंट है, तो k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल है। तो अगर आई ए ज़्यादा है आई बी से, तो ये तो उसका उल्टा है, मतलब के बी ज़्यादा होगा के ए से, ये मतलब है इसका। आई ए अगर आई बी से ज़्यादा है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बी की ज़्यादा होगी, ए की कम होगी। फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन में के इज़ लेस देन के। क्लियर हो गया। तो 10 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं इसकी, बाकी जो है इसके बाद के सेशंस में आपको कराऊंगा। और जो आपको थ्योरी रिक्वायर्ड होगी, जो मैंने सिनॉप्सिस में कवर नहीं की है क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं थी वो थ्योरी, तो वो मैं आप लोगों को कवर कराते जाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोले थे सर रोलिंग मोशन करा दी है। अरे MST CET और नीट लिखा हुआ है ना, नीट वालों को तो पूरा पढ़ना है, इस वजह से रोलिंग मोशन कराया है। CET वाले बच्चे अपना सिलेबस देखें कि कौन कौन सा पार्ट उसका निकाला गया है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें, नहीं तो मैं लेक्चर के दौरान बता भी दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इतना तो आप कर सकते हैं कि आप लोग सिलेबस में देख लें। अगर आपको पता ही है रोलिंग मोशन नहीं है तो पूछने का क्या मतलब, नीट भी तो लिखा है ना, नीट वालों को तो पूरा पढ़ना है, इस वजह से रोलिंग मोशन का सिनॉप्सिस कराया है, ठीक है। ओके, चलिए, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।